एक छोटे से गांव में वीरैया एक किसान अपनी माँ और बेटी के साथ रहता था। वह एक आलसी और लापरवाह आदमी था। अपने इस आलस्य की वजह से उसको कई बार काम से भी निकाला गया। एक दिन खेत में टहलते समय उसने झाड़ियों में फंसा एक खरगोश को देखा। वह खरगोश के पास गया और उसको उन झाड़ियों से छुड़वा दिया। खरगोश अचानक से एक देवता के रूप में बदल गया, जिसके इर्द गिर्द सिर्फ चमक और रोशनी थी। वीरैया, मुझे देखकर हैरान हो गए क्या? कई साल पहले एक साधु ने मुझे शाप दे दिया अपने गलतियों के लिए, और ये शाप तभी टूटने वाला था जब कोई मुझे सच्चे मन से मदद करे, और आज तुमने मुझे साधु के उस शाप से मुक्त कर दिया है। अब तुम्हारी कोई भी 2 इच्छाएं पूरी हो जाएगी। ये मेरा वरदान है। वीरैया इस देवता को देखकर हैरान ही रह गया। देवता उसको ये वरदान देकर गायब हो गया। वीरैया सोच में पड़ गया कि उसका ये वरदान काम करेगा या नहीं। अगर ये सच है तो चलो पहले इसको परख लेते हैं। मैं क्या मांगू? काफी देर तक वीरैया सोचता रहा। हाँ, मुझे गन्ने का शरबत पीने का बड़ा मन है। देखते हैं कि ये देवता सच बोल रहा था कि नहीं। ऐसा सोचकर वीरैया ने अपनी आंखें बंद की और ये मांगा कि उसको 10 प्याले गन्ने का शरबत मिल जाए। तुरंत उसके सामने 10 प्याले ताजे गन्ने के शरबत प्रकट हो गए। खुशी से वह सब कुछ पी गया। वाह, इससे अच्छा शरबत मैंने कभी नहीं पिया है। तो ये वरदान काम कर रहा है। अब पहली इच्छा तो पूरी हो गई, अब दूसरी इच्छा मुझे सोच समझकर मांगना चाहिए। वीरैया ने अपना सारा काम काज छोड़ दिया और इसी बारे में दिन रात सोचता रहा। ना खाना पीना, ना सोना। अपनी माँ और बेटी के बारे में भी भूल ही गया। अचानक से एक दिन उसने फैसला कर ही लिया। माँ, कहाँ हो? जल्दी छोटी को लेकर इधर आओ। उनके आते ही वीरैया ने आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा। देवता, मेरे घर के ऊपर सोने के सिक्कों की बरसात करना। माँ और बेटी व्याकुल होकर उसकी ओर देखने लगे। उनको लगा कि शायद वीरैया पागल हो गया है। पर उसी समय वीरैया के घर के ऊपर सोने के सिक्कों की बरसात होने लगी। ये देखकर वो खुशी से झूम उठा। वीरैया की माँ भी आश्चर्यचकित रह गई। बेटी भी ये अनोखा नजारा देखकर नाचने लगी। जल्द गांव के लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए ये सोने की बरसात देखने के लिए। पूरा घर सोने से भरने के बाद बरसात खुद रुक गया। सब लोगों ने वीरैया की कहानी पर यकीन कर लिया। देखा आप सबने, अब मेरे पास घर भर कर सोना है। मुझे आप सब की तरह काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जीवन भर खुशी से रह सकता हूँ। वीरैया की माँ ये सोचने लगी कि वह वीरैया पर तरस खाए या उस पर गुस्सा निकाले। सुनो वीरैया, मेहनत की कमाई में जो खुशी है वो और किसी में भी नहीं है बेटा। हाँ, अगर तुम बिना काम किए घर पर ही बैठे रहोगे तो और भी आलसी और बेकार बन जाओगे। तुम जैसा आदमी जो इतना लापरवाह है, उसको इतना बड़ा वरदान मिला और तुमने इस वरदान को ऐसे इस्तेमाल किया।
अफसोस की बात है। और कितने सालों तक बिना काम किए बैठोगे? मेहनत से काम करने पर तुम्हें समाज में दोस्त और इज्जत भी मिलेगी। अचानक से वीरया को एहसास हुआ कि सब ठीक बोल रहे थे। उसने समानता से सोने को गांव के हर एक घर में बांट दिया और थोड़ा सा अपनी बेटी के लिए भी रख दिया। उस दिन से उसने घर की और काम की जिम्मेदारी ले ली और मेहनत से काम करने लगा। इसके कारण जल्द वीरया ने समाज में अच्छा नाम कमा लिया और आदर प्राप्त किया। मेहनत की कमाई में जो संतुष्टि है वो मुफ्त के माल में नहीं है। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक बदसूरत बोलने वाला पेड़ था। वो कोई आम पेड़ नहीं था। उसके आसपास बहुत अंधेरा था और वो बहुत बदसूरत भी था। हर रोज एक तोता उस बदसूरत पेड़ की एक टहनी पर आके बैठता था और फिर वो दोनों दोस्त बन गए। वो दोनों एक दूसरे को कहानियां सुनाकर दिन बिताते। एक दिन वो तोता उस बदसूरत पेड़ के ऊपर से गया। हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? बदसूरत, हमेशा की तरह। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। शायद मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ दोस्त। दरअसल एक कहानी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैंने ये पहले किसी को नहीं बताया और क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें पता होना चाहिए। देखो दोस्त, मैं हमेशा से पेड़ नहीं था। मैं एक लंबा और सुंदर और जवान आदमी था। मेरे पास सब कुछ था और मैं आराम की जिंदगी जी रहा था। उस समय वहां एक पंडित रहता था। एक दिन मैं बहुत खतरे में था और वो जीने मरने की बात थी। उस पंडित ने मेरी जान बचाई थी बिना झिझक के। उसने तो अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया था, मगर उसकी वजह से हम दोनों बच गए थे। मगर फिर एक दिन वो पंडित बहुत मुसीबत में था। और उसने मेरी मदद मांगी, पर मैंने उसे अपशब्द कहे और उसकी कोई मदद नहीं की। पंडित बहुत गुस्सा हो गया और उसने मुझे एक बदसूरत बूढ़ा पेड़ बनने का श्राप दिया। इस श्राप को तोड़ने के लिए मुझे 500 लोगों की उन्हें मुसीबत से बचाकर उनकी मदद करनी है। और अब इतनी सदियों की मेहनत के बाद मैंने 499 की मदद करी है। मैं अब बस एक आखिरी जीव की मदद करके इस श्राप से मुक्ति पा सकता हूँ। ये तो बहुत रोमांचक कहानी है। तो तुम एक इंसान हो। काश मैं तुम्हारी इस श्राप से मुक्ति पाने में कोई मदद कर सकता। मगर ये आखिरी जीव कौन होगा? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। तोता बात कर ही रहा था कि उन्होंने किसी की डर से चिल्लाने की आवाज सुनी। क्या तुमने ये सुना? हाँ, ये तो किसी लड़की की आवाज लगती है। चलो देखते हैं ये कहां से आ रही है। तुम यहाँ जाओ और मैं उस तरफ जाता हूँ। दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए उस लड़की को जंगल में ढूंढने लगे। फिर अचानक कुछ ही दूर पेड़ ने एक खूबसूरत लड़की को देखा जिसके पीछे एक गीदड़ पड़ा हुआ था। उस लड़की के पास एक बस्ता था जिसके सहारे वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो गीदड़ उसके पास धीरे धीरे आ रहा था। पेड़ ने गीदड़ को देखा और अपनी जड़ों को फैला लिया
उसने अपनी मजबूत जड़ों के सहारे गीदड़ को बांध दिया। तुम इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो? अगर तुमने इस जंगल में फिर किसी को परेशान किया तो मैं तुम्हें अपनी जड़ों से जकड़ लूंगा और तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस खेल रहा था। मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा तो किसी को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। कृपया मुझे जाने दो। गीदड़ ने पेड़ से बहुत बेनती करी और जड़ों से निकलने की कोशिश भी करी, मगर असफल रहा। फिर पेड़ ने उसे हमेशा के लिए वहां से जाने को कहा और उसे छोड़ दिया। वो लड़की वो सब देख रही थी और उस बोलने वाले पेड़ को देखकर हैरान रह गई। पेड़ तो बहुत नम्र था और उस लड़की को उस पेड़ से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। तुम कौन हो? तुम बात कैसे कर सकते हो? ये कोई जादू टोना है क्या? मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए, मगर तुमने तो मेरी मदद की है। लड़की बहुत घबरा गई और वहां से भागने का रास्ता ढूंढने लगी, मगर वो पेड़ उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था और वो उस लड़की के बारे में और जानना चाहता था। तो उसने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम इस घने काले जंगल में कैसे पहुंची? मेरे पिता बहुत बीमार हैं और मैं उनके लिए दवाइयाँ खरीद कर वापस घर जा रही थी। अचानक उस गीदड़ ने मुझे देखा और मेरा पीछा करने लगा। तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हें सही सलामत घर तक पहुंचाऊंगा। मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं? तुम एक बोलने वाले पेड़ हो। तुमने मुझे हानि पहुंचाई तो? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत घबराई हुई हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चलूं तो? अगर तब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे सामने कभी वापस नहीं आऊंगा। नहीं तो तुम मेरा सच्चा चरित्र जान पाओगी। वो लड़की मान गई और वो दोनों उसके घर की ओर निकल पड़े। फिर दोनों हंसते हंसते एक दूसरे को कहानियां सुनाते हुए जा रहे थे, मगर वो लड़की जानना चाहती थी कि वो पेड़ कैसे बोल सकता है। अरे ऐसे कैसे? तुम बात कैसे कर सकते हो? अरे तुम जल्दी जान जाओगी, चिंता मत करो। वो दोनों घर पहुंच चुके थे और वो लड़की अपने पिता को दवाइयां देने घर में गई। उसने अपने पिता को बताया कि उसकी आज किसी ने बहुत मदद की है और कि वो जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो उस पेड़ को अलविदा कहने बाहर आई कि अचानक भूकंप आ गया। जमीन हिलने लगी और वो पेड़ भी बहुत हिलने लगा। उस पर लगी सारी पत्तियां और टहनियां गिरने लगीं और उसके चारों ओर मिट्टी का धुआं छा गया। लड़की बहुत डर गई थी और अचानक पेड़ गायब हो गया और मिट्टी में तब्दील हो गया। फिर जल्दी से उस जमीन पर पड़ी मिट्टी से एक सुंदर आदमी प्रकट हुआ। अरे ये कैसा जादू टोना है? और तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। ये है मेरी असली पहचान। कई साल पहले मैंने एक पंडित को धोखा दिया था और उसकी मदद नहीं करी। वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने मुझे श्राप दिया था। तब तक नहीं टूटता जब तक मैंने 500 लोगों की मदद नहीं की होती। तुम ही हो वो 500वीं इंसान। हे भगवान, ये तो अविश्वसनीय है। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए हो। तुम बहुत सुंदर हो। क्या तुम अंदर आकर एक कप चाय पीना पसंद करोगे? तुम मेरे पिताजी से भी मिल सकते हो। उन्हें तुम्हारी कहानी बहुत पसंद आएगी। शुक्रिया। वैसे भी बहुत साल हो गए किसी इंसान दोस्त से बात किए हुए। मुझे खुशी होगी। तोता भी उड़कर खिड़की से अंदर आया और उस आदमी के कंधे पर आके बैठ गया। उसे ये देख के खुशी हुई कि उसका दोस्त अब श्राप से मुक्त है।
वो लड़की और वो सुंदर इंसान में तब्दील हुए उस खूबसूरत पेड़ की शादी होने वाली थी हंसर और नामक दोनों एक पेड़ नगर में खुशी से रहता रहे। था एक जमींदार, जिसके पास थे कई एकड़ों की जमीन। जमीन को घेरा होने के कारण उसने कभी भी उधर पहरेदार रखना जरूरी नहीं समझा। बस एक माली को रखा जमीन का ख्याल रखने के लिए। माली का नाम था रंगैया। रंगैया उसी जमीन पर एक छोटे से घर में अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन जमींदार वहां पर आकर रंगैया से पूछने लगा कि काम कैसे चल रहा था। हम इस जमीन पर एक बड़ा सा बंगला बनाने वाले हैं। तुम्हें नजर रखना पड़ेगा कि सारा काम ठीक से चल रहा है कि या नहीं। सच में सर जी, ठीक है। ऐसा कहकर जमींदार अपने घोड़ा गाड़ी में चला गया। रंगैया तुरंत घर गया अपनी पत्नी को ये खबर देने के लिए। इतने सालों से आपने जमींदार जी के लिए कितना काम किया है, पर उन्होंने आपको कभी बदले में कुछ भी पैसे नहीं दिए हैं। पत्नी की बात सुनकर रंगैया सोच में पड़ गया। हम जो भी कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, तो चिंता मत करो, सही समय पर हमें सब कुछ मिल जाएगा। कई दिन बीत गए और बंगला का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। कारीगरों ने काम जल्दी जल्दी किया और कुछ ही समय में बंगला तैयार होने को आ रहा था। इसी दौरान एक रात 3 चोर दीवार कूदकर इस जमीन पर आ गए पैसों की बोरियां लिए। वहां पर उन्होंने रंगैया को देखा। चोरी छुपे तीनों उस बंगले के अंदर घुस गए जिस पर काम चल रहा था। हे, हम इतने भारी बोरियां इतनी दूर तक कैसे ले जाएंगे? क्यों ना हम यहीं कहीं इन पैसों को गाड़ दे और कोई निशानी रख दे। हाँ, ये ठीक रहेगा और किसी को शक भी नहीं होगा कि इधर हमने पैसे छुपाए हैं। पर हम यहाँ कहाँ गाड़ेंगे? जब ये मकान पूरा हो जाएगा तो सब कुछ बदलेगा ना, फिर हम शायद पैसों को वापस ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर हम बंगले के ठीक बाहर गड्ढा खोदकर उसमें पैसे छुपा देंगे और उसी स्थान पर एक छोटा सा पेड़ लगा देंगे। हाँ, तो फिर हम पैसे लेने वापस कब आएंगे? 2-3 दिनों में सब लोग इन पैसों के बारे में भूल जाएंगे, फिर हम आकर ले लेंगे। योजना के अनुसार तीनों चोर बंगले के बाहर आए। एक चोर गड्ढा खोदने लगा और बाकी के 2 नजर रख रहे थे कि कोई आ रहा कि नहीं। रंगैया ने अपना भोजन किया और घर के बाहर आया। जब उसने 3 आदमियों को पेड़ों के पीछे देखा, रंगैया ने छुपके देखा कि वह क्या कर रहे थे। मैंने तो सब कारीगरों को भेज दिया था, अब ये लोग कौन हैं? रंगैया ने देखा कि 3 आदमी गड्ढा खोदकर अंदर बोरियां छुपा रहे थे और ऊपर एक छोटा सा पेड़ लगा दिया। सब लोग याद रखो कि हमने पैसे यहाँ पे छुपाए हैं। अच्छा, तो उन बोरियों में पैसे हैं। काम खत्म करने के बाद तीनों चोर वहाँ से भाग गए। तुरंत रंगैया गया और वापस उस जमीन को खोदकर पैसों की बोरियों को बाहर निकाला। जब उसने इतने पैसे देखे तो वह खुशी से झूम उठा। वह पैसे की बोरियों को घर ले गया और अपनी पत्नी को दिखाना चाहा, पर तब तक वह सो चुकी थी। रंगैया ने सोचा कि अब वह सुबह दिखाएगा, तो उसने अब बोरियों को नीचे डाला और ऊपर चादर से ढांप दिया और उसी के ऊपर सो गया। सुबह रंगैया की पत्नी ने उसको सोते हुए देखकर सोचा, ये नया बिस्तर हमने कब लाया? कल तक तो नहीं था। जब उसने रंगैया को जगाया और चादर हटाकर देखा तो इतने सारे पैसे देखकर वह चौंक गई। तुम्हें ये नया बिस्तर लगा? अरे नहीं, ये तो पैसों के बोरियां हैं। पर
आपको रातों रात इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? रंगैया ने रात की सारी घटना सुनाई। तुम्हें बहुत चिंता थी ना पैसों का, अब जितना भी पैसा हमको चाहिए हमारे सामने ही है, ले लो। ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे लगा हम मेहनत से कमाएंगे, पर आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उन पैसों के साथ खुश रहूंगी जो हमारा है भी नहीं। रंगैया को भी लगा कि उसकी पत्नी ठीक बोल रही थी, तो रंगैया ने तुरंत पैसे लिए और एक अनाथालय में दान कर दिया, कपड़े, खाने पीने का सामान और पुस्तकों के रूप में। कुछ दिन बाद चोर उस जमीन पर वापस आए कारीगरों के रूप में। उन्होंने वो पेड़ देखा जिसके नीचे उन्होंने पैसे छुपाए थे। तुरंत एक चोर जमीन खोदने लगा, पर उसी समय बाकी के दो ने देखा कि उस जगह पर वैसे ही कई और पेड़ भी थे। अब चोर परेशान हो गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि वह कौन से पेड़ को उखाड़े। बिना कुछ कर पाए तीनों निराश होकर चले गए। इसी दौरान रंगैया ने अपनी पत्नी को बोला कि उसने सब कुछ दान कर दिया। अगर चोरों को अपना पैसा नहीं मिलेगा तो हम फंस तो नहीं जाएंगे? इस जमीन पर हमारे अलावा और कोई नहीं रहता है, तो इंजाम हम पे ही आएगा ना पैसे चुराने का। हम किसी मुसीबत में फंस तो नहीं जाएंगे? हम पर इल्जाम लगाने के लिए उनके पास कोई कारण नहीं होगा। मैंने वही पेड़ जैसा और कई पेड़ उस जगह लगा दिए। अब इसकी वजह से चोरों को पता ही नहीं चलेगा कि पैसे उन्होंने कौन से वाले पेड़ के नीचे छुपाया था। अब हर एक पेड़ तो उखाड़ते नहीं फिरेंगे ना वो चोर। इस कहानी में हम ये देखते हैं कि चोरी के पैसे खुद के पास रखने से बेहतर है कि हम उसको दान कर दें। यही एक अच्छी सोच होगी।